और महाराष्ट्र के गहमा गहमी और विपक्षी सांसदों को भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस के जरिए तोड़फोड़ के बीच में आखिर अदालत का वो कौन सा फैसला आया जिसने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लिए एक खुशी का मौका दे दिया। आखिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसदों को तोड़े जाने की खबरों के बीच में 2 सांसदों की पलटने की खबरें, और बंगाल में टीएमसी की 20 सांसदों में से अभी भी 3 सांसदों के लोकसभा स्पीकर से मिलने की ना मुलाकात करने की खबरों के बीच में जो डामाडोल वाली स्थिति है, उसमें राहुल और इंडिया गठबंधन के लिए खुशी का मौका वो कौन सा आया और भारतीय जनता पार्टी के खेमे के लिए धराशायी होने का फैसला कौन सा अदालत ने दिया। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपने देखा कि 4 मई के बाद से इस देश में राजनीतिक उथल पुथल जिस तरीके से हुई और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के टीएमसी को तोड़ा, उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ा, यहां तक कि एनसीपी शरद पवार वाली एनसीपी के सांसदों को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है और अखिलेश यादव टारगेट पर हैं। मगर इन तमाम चीजों के बीच में उद्धव ठाकरे के बागी गैंग के 6 में से 2 सांसदों के खामोश हो जाने या बीजेपी के सामने अपनी शर्तें रख देने के बीच में यह खबर आई कि अभी उनका इफ एंड बट के बीच में फैसला पलट सकता है। लेकिन इसी बीच में एक खबर जिसे भारतीय जनता पार्टी ने शाह खेमे ने दबवा दी, आप उठा करके देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे चलाया तक नहीं, सोशल मीडिया से लेकर के डिजिटल मीडिया पर इस खबर को मानो इसे दबाने, इसे डिलीट करवाने की पूरी मुहिम चली। लेकिन दोस्तों मैं आपके सामने इस खबर को लेकर आया हूं क्योंकि जिस बात का जिक्र बार बार राहुल गांधी कर रहे थे, जिस बात का जिक्र पूरा इंडिया गठबंधन कर रहा था और जिस बात को लेकर के अदालत में केस चल रहा था, और उसी केस में मोदी और शाह के खेमे के ही शख्स राहुल गांधी के सपोर्ट में आकर के खड़े हो गए, और यही दरअसल राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों राहुल गांधी का बर्थडे है, जन्मदिवस है, जिस जन्म दिवस पर भी एक तरीके से बीजेपी ने कटाक्ष किया कि 56 साल के राहुल गांधी महज 4 साल बचे हैं सीनियर सिटीजन होने में। यानी कि इस मौके पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस मानसिकता का प्रदर्शन कर दिया। 36 केसेस से ज्यादा राहुल गांधी के खिलाफ चलवा रहे हैं। इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ में ईडी सीबीआई के साथ अदालती प्रक्रियाएं। मगर इसी बीच में चूंकि भारतीय जनता पार्टी संघ का इतिहास है कि देश की स्वतंत्रता में उनका एक भी वीर, देश की स्वतंत्रता में उनका एक भी महापुरुष शामिल नहीं हुआ, और ऐसे में दक्षिणपंथी विचारक विनायक दामोदर सावरकर जो कि संघ के भी नहीं थे, बीजेपी की तो बात ही छोड़ देगी, मगर उनको किस तरीके से अपना बना करके किस अंदाज में उनके सहारे देश में गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश संघ और बीजेपी ने किया। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने आरएसएस पर बैन किया था, उनको भी मोदी और शाह के बीजेपी ने अपना हीरो मान लिया, एक तरीके से उधार का हीरो ले लिया, ताकि लगे कि देश के अंदर साहब इनका भी कोई महापुरुष रहे। दोस्तों हुआ क्या, राहुल गांधी के खिलाफ 36 केसेस से ज्यादा मानहानि के करवा रखे हैं बीजेपी ने। एक केस तो आपको पता है कि किस तौर पर नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोगों के खिलाफ राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की, उस पर भी बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता से, समर्थक से केस करवा दिया, और निचली अदालत के महापुरुष जज साहब ने, मिलॉर्ड ने फैसला दे दिया, मैक्सिमम पनिशमेंट उठा करके दे दी, राहुल गांधी की सांसदी चली गई। अब दोस्तों ऐसे ही विनायक दामोदर सावरकर के मामले में एक केस राहुल गांधी के खिलाफ करवा रखा भारतीय जनता पार्टी ने। हुआ क्या, राहुल गांधी ने कहा था कि किसी मौके पर कि मैं गांधी परिवार का हूं, देश की जनता के भरोसे को तोड़ने वाला नहीं, उनके साथ खड़ा रहने वाला बहादुर हूं, मैं माफी वीर सावरकर थोड़ी हूं जो माफी मांग लूंगा। इस पर राहुल गांधी के खिलाफ केस करवा दिया। मगर अदालत में जिस शख्स ने केस किया, जिस शख्स ने उसकी पैरवी की, जो बीजेपी का समर्थक है, जो सावरकर के पड़पोत्र हैं, उन्होंने ही राहुल गांधी के साथ आकर के राहुल के हाँ में हाँ मिला दिया और यह कह दिया कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सच कहा। सिर्फ 5 बार ही नहीं, सावरकर ने तो 10 बार माफी मांगी थी। दक्षिणपंथी विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते हैं सत्यकी सावरकर। उन्होंने पुणे की विशेष अदालत, सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए अदालत के सामने जो बयान दिया, मानहानि के एक मामले में गवाही दी,
सत्तकी ने स्वीकार किया कि उनके दादा वीडी सावरकर ने अपनी सजा कम कराने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के सामने 10 बार दया याचिकाएं दी। दोस्तों, आप कहीं सुनते होंगे 5 बार, कहीं 6 बार, कहीं 7 बार की बात, लेकिन उन्होंने 10 बार की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने अदालत में यह कहा कि उसी दौर के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के सामने झुकने या दया याचिका दायर करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसमें भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर है। राजगुरु भगत सिंह, ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के वो शख्स कह रहे हैं जुड़े हुए उस विचार से जो राहुल गांधी के खिलाफ केस कर लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल की बात बिल्कुल ठीक है और 5 बार नहीं 10 बार माफी मांगी थी, जबकि राजगुरु और शहीद भगत सिंह ने नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इस खबर को मीडिया में आने नहीं दिया गया। कुछ पोर्टल्स पर, कुछ जगहों पर ये खबरें आपको दिखी होंगी। मुझे लगा कि राहुल गांधी के जन्मदिवस के मौके पर इस खबर को देश की जनता के सामने लाना जाना चाहिए। बीजेपी और सत्ता पक्ष ने किस तौर पर इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब करवा दिया। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर भी कब्जा करके इस खबर को हटाने की कोशिश की गई। इक्का दुक्का जगहों पर आपको मिलेगी। अब दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में हुई जिरह, जिसमें लाइव राय के मुताबिक सत्तकी सावरकर ने यह खुलासा विशेष जज अमोल शिंदे की अदालत में अपनी जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान किया। दरअसल सत्तकी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इन्हीं सत्तकी ने जो राहुल गांधी के खिलाफ केस किए थे, वही राहुल के सामने आ गए। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने लंदन में दिए अपने एक भाषण में उनके दादा वीर सावरकर को बदनाम किया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने अदालत में सत्तकी से तीखे सवाल और जवाब किए। अदालत में सत्तकी सावरकर के जो मुख्य बयान थे उसमें यह था कि 10 बार दया याचिका की बात मानी। सत्तकी ने अदालत के सामने स्वीकार किया, यह कहना सही है कि सावरकर ने 10 बार दया याचिका दायर की थी। जब याचिकाएं दायर की गई तब भी उन्हें वीर कहा जाता था। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को वीर कहना विरोधाभास है। भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा, यह सच है कि उसी दौर के अन्य क्रांतिकारियों जैसे कि राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह जैसे लोगों ने कोई दया याचिका दायर नहीं की थी। मुझे यह जानकारी नहीं थी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिख करके खुद को युद्ध बंदी मानने की मांग की थी और किसी भी तरह की रियायत या नरमी से इनकार कर दिया था। लेकिन मैं ये जानता हूं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अंत तक अपनी विचारधारा और सिद्धांतों पर अडिग रहे और उन्होंने अंग्रेजों के साथ कोई समझौता नहीं किया। दोस्तों, सावरकर के परपोत सत्तकी सावरकर ने कोर्ट को ये बताया कि सावरकर द्वारा दी गई इन 10 दया याचिकाओं के रिकॉर्ड आज भी आधिकारिक सरकारी दस्तावेज में सुरक्षित हैं, मगर सरकारी दस्तावेज में सुरक्षित है, मगर बीजेपी उसे बाहर नहीं आने देना चाहती। ये पूरा विवाद राहुल गांधी द्वारा 5 मार्च 2023 को यूनाइटेड किंगडम में ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में दिए गए भाषण से शुरू हुआ था। सत्तकी सावरकर का आरोप है कि राहुल गांधी ने जानबूझ करके सावरकर पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। शिकायत के मुताबिक राहुल गांधी ने अपने भाषण में दावा किया था कि सावरकर ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई करने का जिक्र किया था। सत्तकी कहते हैं कि सावरकर ने ऐसी कोई किताब कभी नहीं लिखी, ना ही ऐसी कोई घटना कभी हुई। सावरकर के पोते सत्तकी ने इस भाषण के समाचार रिपोर्ट और यूट्यूब लिंक को सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया था। यानी कि तब इन्हीं सत्तकी ने, उन्हीं सावरकर के पड़पोत्र ने केस किया था, अब वही पलट गए। उस वक्त उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 500 मानहानि के लिए सजा के तहत अधिकतम सजा और मुआवजे की मांग की। दोस्तों, सब जानते हैं कि आरएसएस सावरकर की विचारधारा से प्रभावित है। वो उनको अपना आदर्श मानता है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे भी सावरकर को अपना आदर्श मानता था। इस समय आरएसएस के पास अथाह चंदा आने का मामला चर्चा में है। कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने संगठन से अपने कानूनी दर्जे, रजिस्ट्रेशन का पूरा ब्यौरा देने को कहा था। प्रियांक खड़गे ने लिखा था कि आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, 60,000 से ज्यादा शाखाएं चल रही हैं। इतना बड़ा संगठन कानून से ऊपर नहीं रह सकता और आरएसएस के सामने सवालों की लंबी फेरिस्त है, लेकिन संघ जवाब नहीं देता। खड़गे ने आरएसएस से मुख्य सवाल पूछे थे, जैसे आरएसएस का कानूनी दर्जा क्या है, यह सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ या किसी और रूप में रजिस्टर्ड क्यों नहीं, संगठन के पदाधिकारियों के नाम और अधिकृत प्रतिनिधि कौन है, चंदा, दान और आय के स्रोत क्या है, खर्च और संपत्ति का ब्यौरा क्या है, क्या लागू टैक्स का भुगतान किया जा रहा है,
बिना रजिस्ट्रेशन के इतने बड़े स्तर पर गतिविधियां कैसे चलाई जा रही हैं? रूट मार्च, सामूहिक कार्यक्रम, जन संगठन के लिए अनुमति कैसे ली जाती है? जाहिर तौर पर यह सवाल हैं जिस सवाल के दायरे से संघ अपने आप को अलग रखता है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से कह चुके थे कि आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा कि साहब, एक कार्यक्रम में कहा कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं। वाह, कानून से ऊपर हो गए, क्योंकि यह सरकार से कोई फंड नहीं लेता। तो जो सरकार से फंड ना ले, क्या उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है? बताइए आप, क्या जो मदरसे सरकार से फंड नहीं लेते हैं वो ना कराएं रजिस्ट्रेशन, वो अपने तौर पर चलाते रहें? क्यों कहा जाता रजिस्ट्रेशन जरूरी है? पिछले 100 साल से वो कहते हैं कि संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा, मगर जो शख्स लगातार चोरी कर रहा हो उसको चोरी करने की इजाजत मिलनी चाहिए। पूछते हैं कि पहले ये तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, हिंदू धर्म भी रजिस्ट्रेशन नहीं, धर्म रजिस्टर्ड होता है। आप कहते हैं कि ये तो सनातन है जिसके कोई इतिहास नहीं, शुरू से है, तो उसका रजिस्ट्रेशन की क्या बात? ये किस किस्म के तर्क हैं? कई अन्य संस्थाएं भी बिना रजिस्ट्रेशन के काम करती हैं। वो क्या कह रहे हैं? जो संगठन सरकारी फंड लेते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, हम नहीं लेते। तो फिर मदरसों का रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दीजिए ना, जो सरकार से फंड नहीं लेते। 100 साल से ज़्यादा समय में किसी ने हमसे नहीं कहा कि हमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने टोका नहीं तो कानून की खिलाफ वर्जी होती रहे। दोस्तों, दरअसल यही वो स्थिति है जिस स्थिति को लेकर मौजूदा वक्त में दरअसल दक्षिणपंथी विचारधारा और सेकुलर विचारधारा के बीच में एक लड़ाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, एनडीए और इंडिया गठबंधन इस वक्त दो धुरी में बटा हुआ है। और दरअसल इसी दो धुरी को, जो इस वक्त बटा हुआ देश, इसमें विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश सत्ता पक्ष लगातार कर रहा है। और इसीलिए डिलिमिटेशन और परिसीमन की वो जादू की छड़ी मोदी और शाह हासिल करने चाहते हैं जिसके जरिए वो सब कुछ कर सकें। इसीलिए पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी को तोड़ा, बंगाल में ममता के टीएमसी को तोड़ा, महाराष्ट्र में उद्धव के शिवसेना को तोड़ा, अखिलेश की बारी है और न जाने कितने लोगों की बारी है। लेकिन इस बीच में यह खबर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है और शायद इसीलिए इस खबर को दबाया जा रहा था। अपनी राय लिखिए।